नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 24 फरवरी 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का डिस्कशन शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया था 6 जनवरी 2026 को। हमारा प्लान ये था कि इस इनिशिएटिव के तहत हम जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी उनको मंडे टू फ्राइडे डिस्कस करेंगे। साथ ही सैटरडे और संडे में जो न्यूज़ होगी उनको यानी वेरी नेक्स्ट डे मंडे और ट्यूसडे की न्यूज़ में इंक्लूड करेंगे। हमारा ये इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा चल रहा है और आपके फीडबैक से लगता है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। रीजंस क्या था शुरू करने का? देखिए, आरपीएससी का जो बदलता हुआ पैटर्न है उसके हिसाब से जो डेप्थ क्वेश्चंस की बढ़ती जा रही है, आपकी तैयारी इस तरह से हम इंटीग्रेटेड इस इनिशिएटिव में करवाते हैं कि आपकी थोड़ी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, साथ ही आप आरपीएससी का जो बदलता हुआ स्टैंडर्ड है इसको कोप अप कर पाएँ। हमने एक और पहल आज से शुरू कर रहे हैं। एक छोटा सा एनेक्डोट, एक छोटा सा कोई कोई मोटिवेशन लाइन या फिर कोई छोटा सा एक थॉट हम शेयर करेंगे वीडियो के शुरू में, जिससे कि आपका मोटिवेशन भी बना रहे और लाइफ को लेके आपकी क्लैरिटी, अपने गोल को लेके क्लैरिटी बनी रहे। देखिए, एक बुक है वन थिंग, काफ़ी फेमस बुक है, ठीक है। इस बुक के बारे में माना जाता है कि ये दुनिया में प्रोडक्टिविटी के मामले में बेस्ट बुक है। इस बुक के एक कॉन्सेप्ट है कि आप ना एक बार में एक ही लक्ष्य पे फोकस करें, यानी कि आप मल्टीपल लक्ष्य ना बनाएं, मल्टीपल टारगेट्स ना बनाएं। एज ए स्टूडेंट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अगर इस बुक्स की फाइंडिंग्स को मैं देखूं और आपसे कंपेयर करूं एज ए स्टूडेंट, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको दो नाव में सवार नहीं होना चाहिए, या इस तरह से समझे कि एट ए टाइम दो खरगोश का पीछा नहीं करना चाहिए। दो खरगोश का पीछा करने से मतलब है कि एक बार में दो लक्ष्य यानी दो एग्जाम्स का पीछा यानी कि प्रिपरेशन आपको नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करना चाहिए और उसके लिए अपना सब कुछ झोंक देना चाहिए। तो ये इस बुक की जो इम्पोर्टेंट थीम लाइन है उससे ये बात समझ आती है। उम्मीद करता हूँ आप इंक्लूड करेंगे और आपके लिए फायदेमंद होगा। दोस्तों, जो पहली न्यूज़ है वो हमने एक फर्जीवाड़ा जो हुआ है कौशल विकास योजना में, इससे लिए, जो कि कहाँ हुआ है? चित्तौड़गढ़ में। अब देखिए, ये न्यूज़ आपसे एग्जाम में सीधे 500% नहीं पूछी जाएगी। नो। फिर हम इसे इंक्लूड क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे रीजंस है। रीजंस क्या है? ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है आरएएस मेंस के लिए। देखिए, आरएएस मेंस में इस तरह के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, और जब आपसे ये पूछा जाता है कि किस तरह जो योजनाएं वो धरातल पे लागू नहीं होती, तो आप अपनी आंसर में क्या बोल बच्चन सीधी बात बोलते हैं कि हाँ, योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो काफ़ी कमज़ोर है, जो प्रशासनिक अधिकारी है वो उसमें रुचि नहीं लेते हैं। इस तरह की बात आप आंसर में करेंगे, आपको क्या मिलेगा? 0 मार्क्स, ठीक है। और इसलिए आपको पता है 800 में से जो कट ऑफ है 208 है आरएएस मेंस की, ठीक है। इससे क्या समझ आता है? इससे ये समझ आता है कि इनकेपेबल में से इनकेपेबल ही सेलेक्ट किया जा रहा है। होना क्या चाहिए आपका आंसर? आपका आंसर होना चाहिए ऑथेंटिक, यानी किसी डाटा, किसी रिपोर्ट या किसी एक्चुअल घटना से सब्सटेंशियल होना चाहिए आपका आंसर। तब ये इस तरह की बात काम में आती है। हुआ क्या था, थोड़ा सा हम इसको दोबारा जोड़ेंगे। एनजीओ ने 100 प्लस अभ्यर्थियों के अंगूठों का क्लोन बनाया। क्लोन बना के एक जो योजना चल रही थी भारत सरकार की, कौन सी? समर्थ योजना, ठीक है। उसके तहत ऐसा बोला कि हमारे यहाँ 100 जो महिलाएं हैं वो प्रशिक्षण ले रही है और इनके अंगूठों से डेली हाजिरी होती थी, और ऐसे करके जो 1 करोड़ रुपए वो उठा लिए। अब देखिए, अगर इस तरह योजनाओं में जो क्रियान्वयन है वो कमज़ोर रहेगा, जो चित्तौड़गढ़ की नगर पालिका इसके लिए रेस्पॉन्सिबल थी, इसके फिजिकल वेरिफिकेशन उन्होंने जाके सेंटर पे देखा ही नहीं कि एक्चुअल में यहाँ पे औरतें ट्रेनिंग ले रही है नहीं ले रही है, ठीक है। तो और उन्होंने बिल पास कर दिए, ठीक है। जब आप सोच के देखिए, जब सिस्टम इस तरह काम करेगा तो कैसे नीडी लोगों को फायदा मिलेगा? अब सरकार के डाटा में तो उन्होंने बोल दिया कि हमने 100 जो महिलाएं हैं उनको स्किल की ट्रेनिंग दे दी और अब महिलाओं का जीवन सुधर गया, और इस तरह बड़ी बड़ी बातें सूजस में होगी, सारी जगह होगी। लेकिन हकीकत धरातल पे क्या हुआ है? धरातल पे किसी एक पर्टिकुलर महिला को फायदा मिला ही नहीं है, ठीक है। यानी कि महिलाओं ने उस योजना से संबंधित 1 रुपया उनके जेब में तो जाना दूर की बात है, उन्होंने कहीं देखा ही नहीं, उस योजना के प्रारूप कोई नहीं देखा है।
और कागजों में वो योजना पूरी भी होगी और 100 करोड़ रुपए का गबन भी हो गया। तो इस तरह जब भी आप इस तरह का आंसर लिखेंगे तो इसमें जब डालेंगे आपके चित्तौड़ में किस तरह एक एनजीओ ने योजना के क्रियान्वयन में जो धोखाधड़ी की, जो घपला किया, तो आप सोच के देखिए कैसे जमीनी स्तर पे बदलाव आएंगे। तो ऐसे आपको अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, अपने आंसर्स फ्रेम करने हैं, ठीक है। चलिए आगे, ये आपके लिए हमने इंक्लूड किया था 2 दिन पहले की न्यूज में भी कि युद्धाभ्यास खड़क शक्ति हो रहा है, महाजन फायरिंग रेंज कहाँ, बीकानेर में। ये बात हमने पढ़ ली थी, पूछा जा सकता है एग्जाम में। उस दिन में हमने यही बात करी थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ है इसमें, ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज इन्होंने किया है। तो इसमें एरावत, स्वार्म और थेटर्ड, ये जो 3 प्रकार के ड्रोन हैं, इनके नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। एरावत, स्वार्म और थेटर्ड। और पहली बार इनका प्रमुख रोल रहा है। अपाचे हेलीकॉप्टर इंटीग्रेटेड फायर पावर का प्रदर्शन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और क्यों है ये इंपॉर्टेंट, आधुनिक युद्ध कौशल, ड्रोन टेक्नोलॉजी और राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आप ये याद रखेंगे, युद्धाभ्यास खड़क शक्ति कहाँ पे, महाजन फायरिंग रेंज कहाँ पे, बीकानेर में। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ठीक है। इसका अभी क्या है, वापस ये आपकी सूजस में कवर हुई है, तो अपन ने इसको एज ए रिवीजन पर्पज इसको इंक्लूड कर लिया। आपको पता है इस योजना का आरंभ हुआ 22 जनवरी 2026 को। क्या लक्ष्य था, 10,000 युवाओं को ऋण देके उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनका खुद का रोजगार शुरू करवाना। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया, 30,000। अब आपसे पूछा जाएगी कितने युवाओं को, तो आपको आंसर करना है 30,000 युवाओं को, ठीक है। ऋण की जो सीमा है इसको अपन दोबारा पढ़ लेते, क्योंकि आपको पता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आरपीएससी में पूछे जा सकते हैं। तो 8वीं से 12वीं पास अगर कोई है और उसने सर्विस सेक्टर और व्यापार में अगर कोई अपना काम शुरू किया है, तो उसको 3.5 लाख रुपए लोन मिलेगा, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरिंग में यानी विनिर्माण में अगर शुरू किया है तो 7.5 लाख रुपए, याद रखेंगे। अगर थोड़ा पढ़ा लिखा है, स्नातक है या आईटीआई किया हुआ है, तो उसको सेवा और व्यापार में तो 5 लाख और विनिर्माण में 10 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। कितने युवाओं को दिया जाएगा, पहले 10,000 थी, ये सीमा बढ़ा के 30,000 कर दिए। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तारबंदी एक योजना है, आपको पता है किसानों के लिए। ये योजना राजस्थान सरकार लेके आई थी। इसमें क्या पर्पज था, पर्पज ये था कि भाई किसानों के जो खेत हो वो जंगली जानवरों से सुरक्षित हो, तो इस तरह की तारबंदी जो है की जाती है। इसमें सरकार क्या करती है, हेल्प करती है, क्या, फाइनेंशियल, और कुछ पैसे फार्मर अपनी जेब से खर्च करते, राइट। तो अभी इसमें 2 बदलाव किए। बदलाव क्या किया, पहले ये दूरी होती थी वो 10 फीट होती थी, यानी इस एक पोल से दूसरे पोल के जो बीच की दूरी थी ये कितनी थी, 10 फीट। इससे क्या होता था, इससे जब पोल की जो संख्या है वो अधिक हो जाती थी और किसान पे जो भार है वो भार अधिक पड़ता था। इसलिए किसान क्या है, डीमोटिवेट होते थे इस बात को लेके कि यार हम तो नहीं लगवाएंगे, इसमें खर्चा ज्यादा आएगा। तो अब सरकार ने बोला कि ठीक है भाई, आप 10 फीट छोड़ो, इसकी जो डिस्टेंस है उसको कितना रख लो, 15 फीट। तो एक बदलाव तो ये किया, ये स्पेसिफिक आप याद रखेंगे। वायर की जो संख्या पहले 5 थी, अब 6 कर दी, यानी जो बीच में जो वायर थे ये 5 थे पहले, अभी कितने कर दिए, 1 2 3 4 5 और 6। इससे कि जो बीच में गैप है वायर के बीच में वो कम हो जाता, तो सुरक्षा बढ़ जाती है। अनुदान जो है 400 मीटर तक का है। और क्या क्या है, लघु सीमांत को 60% यानी या 48,000 रुपये, सामान्य किसान को 50%, लघु सीमांत को 60, और समुदाय यानी अगर मान लो 4 से 5 किसान मिलके अगर करते हैं तो 70% यानी 56,000 की सब्सिडी इसमें दी जाती है। और अगर किसी के पास वनाधिकार का पट्टा है तो उसको 90% और या 72,000 की सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी याद रखेंगे, देखो सामान्य किसान है तो 50,000, अगर सीमांत और लघु है यानी जमीन का हिस्सा और कम है उसके पास तो उसको 48,000 यानी 60% पूरे खर्च का। सामुदायिक अगर मिलके कर रहे हैं तो 70% या 56,000, और पट्टे पे है तो 90% या 72,000 रुपये, याद रखेंगे आप, ठीक है। ओके, आगे एक आर्टिकल है, इसकी जो सरकारी निधि है और जो आवंटन हुआ, देखिए आपका बजट बनता है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। बजट बनता है, बजट में प्रपोज होता है कि मान लो 100 रुपये जो है, आप एग्जाम्पल के लिए माने 100 रुपये जो है वो स्वास्थ्य विभाग या आप रख लीजिए मंत्रालय को अलॉट हुए हैं, ठीक है, अलॉट हुए हैं। अब आप समझिए कि साल के एंड में ये कब से कब तक दिया है, ये आपका दिया है मान लो 1 अप्रैल से 31 मार्च 2027, ये 2026 तक इस फाइनेंशियल ईयर के लिए दिया है। और मानिए आपकी 31 मार्च 2027 को ये सामने आए
कि मात्र 20 रुपये खर्च हुए और 80 रुपये बच गए, तो अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ है? अल्टीमेटली नुकसान हुआ है यूजर्स का, जनता का। उनको जो फायदा मिलना चाहिए था वो फायदा नहीं मिला है। इस तरह की बात इस आर्टिकल में, ये टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक्स टाइम का ये आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उन्होंने ये बोला है कि भाई सरकारी निधि है वो समय पे खर्च ही नहीं हो रही है, अलॉट कर दिया जाता है विभाग को, लेकिन वो पैसा खर्च ही नहीं होता। अभी वर्तमान वर्ष में जो पिछला वर्ष है उसमें 70,000 करोड़ की बचत का अनुमान है, मतलब बजट का पूरा उपयोग नहीं हुआ है, जितना एलोकेशन हुआ है वो पूरा खर्च नहीं हुआ है। तो अल्टीमेटली जिनको फायदा मिलना चाहिए था उनको फायदा नहीं मिला है। क्या कमी है? तकनीकी समावेशन की कमी, यानी कुछ योजनाएं जो है उनका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता ड्यू टू टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज उनमें नहीं होता। आगे बोलते हैं कि बहुस्तरीय अनुमोदन, यानी बजट अलॉट तो कर दिया लेकिन वो फंड ट्रांसफर होने में, वो जमीनी स्तर पे उतरने में बहुत सारी जगह उसका साइनिंग और अनुमोदन होता है। इसकी वजह से भी ये जो है बजट खर्च नहीं हो पाता। आगे बोलते हैं प्रशासनिक अक्षमता, यानी कुछ ब्यूरोक्रेट्स अपना काम ठीक से नहीं करते, तो उनकी जो इनकैपेसिटी है या इनकॉम्पिटेंसी बोल सकते हैं उनको, इनकॉम्पिटेंसी है, इसकी वजह से भी ये पूरा पैसा खर्च नहीं हो जाता। साथ ही केंद्र, राज्य और एजेंसी के बीच में समन्वय की कमी है, जिसकी वजह से पूरा बजट खर्च नहीं हो पाता। ये जो 3 पॉइंट है, ये इस तरह की पॉइंट है जो आप जनरल भी यूज कर सकते हैं, किसी भी जनरल क्वेश्चन जो कि पॉलिसी, किसी नीति के जमीनी स्तर पे कार्यान्वयन से संबंधित अगर कोई नीति है और उसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पे आप ये चीज कर सकते हो। होता क्या है इससे, प्रभाव क्या होता है? आर्टिकल में राइटर बोलते हैं विकास कार्यों में देरी होती है, जिसका सीधा नुकसान किसको होता है? जनता को होता है भाई। ठीक है, जनता के लिए कोई काम होना था, कोई पैसा अलॉट होना था, नहीं हुआ है, तो नुकसान किसका हुआ? जनता को हुआ। आगे जल आवास ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन सब में ये चीजें हुई है, तो ये नकारात्मक असर है, जिसमें कि अर्थव्यवस्था की जो लागत है वो बढ़ती है। ठीक है, चलिए आगे एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो हमारी सोसाइटी से हमने ऐड किया है, यानी सोसाइटी वाला हमारा जो एंगल है। आपको पता है स्पेशली इंडिया की जो सोसाइटी है और हमारा राजस्थान तो इस मामले में और भी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, यानी हमारी जो सोशल जो स्टिग्मास है, जो सोशल जो कुप्रथाएं हैं वो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे राइटर बात कर रहे हैं कि भाई जो 25 वर्ष से कम आयु की है, तो 1/3 जो आत्महत्या करने वाली महिला है उनमें से 1/3 जो है वो 25 वर्ष से कम आयु की है। यानी जो महिलाएं कम एज में सुसाइड कर रही है उसके रीजंस क्या है, उनके क्या इम्पैक्ट होते हैं और कैसे उनको कम किया जा सकता है, इस बारे में यह आर्टिकल बात करता है। ठीक है, युवाओं और परंपराओं की वजह से युवाओं पर जो प्रभाव पड़ रहा है उससे जो आत्महत्याएं हो रही है उससे जुड़ी चिंताएं के बारे में ये बात करता है। आगे बोलते हैं युवा महिलाओं में जोखिम जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि 1/3 जो महिलाएं आत्महत्या कर रही है उसमें से जो 1/3 है, यानी कि 1/3 जो महिलाएं हैं उनकी आयु क्या है? 25 वर्ष से कम है। इसका प्रमुख कारण है पारिवारिक दबाव। ठीक है, आपको पता है ये पारिवारिक जो दबाव है ये कई कारणों से होता है, जो कि स्पेशली किस परिप्रेक्ष्य में आर्टिकल बात कर रहा है? राजस्थान में एक गांव की 2 बहनों ने अभी आत्महत्या कर ली विषाक्त वगैरह खाने की वजह से, और जो बात सामने आई पुलिस की प्राथमिकी में वो ये कि इन पे शादी का दबाव था, यानी जो शादी की जा रही थी वो इनकी मर्जी से नहीं थी, तो इस वजह से इन्होंने प्रेशर में आके और सुसाइड कर लिया। ठीक है, और इन घटनाओं की डायरी में, जो डायरी है उसमें शादी या घरेलू दबाव का जिक्र मिलता है। इसी तरह की कुछ घटनाएं आपके उत्तर प्रदेश में हुई है जो कि इसी से मिलती जुलती है। आगे राइटर बोलते हैं कि कानूनी दृष्टिकोण क्या है, यानी कि जो संदेह और घरेलू हिंसा का जो सामाजिक असर है वो कैसे होता है। इसमें एक और बात आर्टिकल में बोलते हैं कि एक हाल ही में दिल्ली में एक पति ने अपनी महिला की सोशल मीडिया पोस्ट से संदेह करके उसका मर्डर कर दिया। देखिए कितनी घिनौनी बात है और ये किस तरह सामाजिक असर इसमें दिखाती है। आगे घरेलू हिंसा के बहुत सारे जो कारण बनते हैं जहाँ पे इस तरह के सुसाइड होते हैं। अब यहाँ पे बोलते हैं कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्रेरित आत्महत्या के एक आरोपी को बरी कर दिया। यानी एक महिला थी जो कि किसी पति ने उसको उकसाया और उसने सुसाइड कर लिया, तो वो जो पति था वो उसमें आरोपी था और उत्तराखंड न्यायालय ने इसको बरी कर दिया। तो यहाँ घरेलू जो हिंसा है उसकी परिभाषा के ऊपर बहस खड़ी हो गई है। ठीक है, ये तो एक जो एंगल आर्टिकल में ये बोला जा रहा है। आर्टिकल में ये बोला जा रहा है कि भाई फिर आप परिभाषा कैसे देंगे, आपने कैसे एक कल्प्रिट को ऐसे ही जाने दिया। आगे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो एनसीआरबी है हमारा, जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, इसने एक सिंपल एक सेगमेंट बना रखा है पारिवारिक कारण। ये पारिवारिक जो कारण जो लिखता है इसमें भी अस्पष्टता है,
यानी इसमें स्पष्टता होनी चाहिए कि किस प्रकार के पारिवारिक रीजंस की वजह से ये आत्महत्याएं हो रही है, तो इसमें भी एक क्लैरिटी की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरह हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया है। तो राइटर इस आर्टिकल में आगे बोलते हैं कि हमें इस बारे में विचार करने की जरूरत है और हमें एज ए सोसाइटी हम किस तरह का समाज एक बना रहे हैं, इस पे हमें अवेयर होना चाहिए और इस तरह की घटनाएं जो है वो नहीं होनी चाहिए। इस तरह के सामाजिक बदलाव हमें लेके आना चाहिए और इस बात की गंभीरता को समझना चाहिए कि क्यों 25 से कम उम्र की ये जो बच्चियां हैं ये सुसाइड कर रही है, इसको कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो आज हमने जो डिस्कस किया वो सबसे पहले धोखाधड़ी और जवाबदेही वाला जो मामला था, आपको पता है जो एनजीओ ने 1 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया उसके बारे में बात करी कि किस तरह हमारी जो नीतियां हैं, हमारी जो योजनाएं वो धरातल पे नहीं उतर पाती। आगे हमने खड़क शक्ति जो युद्धाभ्यास है उसके बारे में डिस्कस किया। आगे युवा स्वरोजगार तारबंदी जैसी योजनाओं के बारे में हमने डिस्कस किया और एक संवेदनशील मुद्दा जो कि युवा महिलाओं से जुड़ा हुआ था कि किस प्रकार वो पारिवारिक दबाव और कानूनी पहलुओं के अंतर्गत अपना जीवन समाप्त कर रही है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा और आपके लिए पसंद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए और हमारे लिए यही सबसे ज़रूरी चीज़ है। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।